आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं आशा करती हूँ कि इस कड़ाके की ठंड में आप सभी सही होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में जाने के लिए 6 क्लास में जाने के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो हम बिना टाइम गवाए, बिना समय को गवाए अपना तीसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो नवोदय विद्यालय के लिए जो परीक्षा होती है और सैनिक स्कूल के लिए जो परीक्षा होती है उसमें गद्यांश पूछे जाते हैं। मतलब गद्यांश पढ़ने के लिए दे दिए जाते हैं आपको और उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको गद्यांश बड़े अच्छे से पढ़ना होता है, तभी आप सारे आंसर अच्छे से निकाल पाते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला गद्यांश हमारा, दूध सबसे अच्छा भोजन है। अब इसमें बताया गया कि जो दूध है वो सबसे अच्छा भोजन है, मतलब दूध में वो सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, जैसे विटामिन है, प्रोटीन है। अब इसमें बताया गया जैसे इसमें चीनी, पानी, चीनी, चर्बी। चर्बी मतलब एक तरीके से जो चिकनाई होती है, चिकनाई जिसको हम फैट भी कहते हैं और वसा भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं, यहाँ पर कहना चाहिए। ठीक है, भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक, अब यहाँ पर देखिए भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, अलग अलग टाइप के जो पशु होते हैं उनका दूध पीते हैं। इंग्लैंड और इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। अब आप देखते हो जो भी गर्म एरिया होता है जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, गर्म और शुष्क मतलब जो ड्राई, जहाँ ड्राईनेस होती है, सूखा होता है। ठीक है, गर्म भी होते हैं और सूखे जो जगह होती है वहां पर क्या होते हैं, ऊंट ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, भारत में गाय और भैंस दोनों पाए जाते हैं। अनेक स्थानों पर, अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और चीज बना सकते हैं। अब देखो, अब जैसे आप भी अपने घरों में दूध पीते हो, ठीक है, अब दूध से हम दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, उसी तरह इसमें भी बताया गया कि दूध से मक्खन और चीज बना सकते हैं। चीज जैसे पनीर हो गया, ठीक है, पनीर हम बना सकते हैं। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। विषाणु मुक्त होना चाहिए। शुद्ध मतलब उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए और कोई किसी भी तरह का वायरस, मतलब वायरस नहीं होना चाहिए। विषाणु कोई भी जैसे कीटाणु वगैरह होते हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए। मुक्त मतलब फ्री होना, उसके अंदर नहीं होती वो चीजें, नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का वायरस, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, वरना वो दूध अशुद्ध हो जाएगा और वो हानिकारक होगा। जैसे यहाँ बताया गया फिर से कि अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ के बजाय हानि अधिक होती है। अब अगर हम मिलावटी दूध पिएंगे, गंदा दूध पिएंगे जो अच्छा नहीं है, तो मानव शरीर जो है, मतलब हमारा जो शरीर है, उसको फायदा कम मिलेगा और नुकसान ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये देखो जैसे यहाँ ये लाभ और हानि दोनों विपरीतार्थक शब्द आ गए, लाभ और हानि। चलिए अब हम इसके प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, लोग पशुओं का दूध पीते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें इन प्रश्नों के उत्तर यहीं से निकालने हैं, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना। अब हम पहले इसके विकल्प पढ़ लेते हैं। एक जैसे, भिन्न भिन्न, समान, उसी तरह के। तो जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग तरह के। ठीक है, तो हमारे यहाँ आंसर होगा 6 भाग। चलिए दूसरा प्रश्न है, खालिस्तान स्थानों में ऊंट होते हैं। कैसे स्थानों पर? शीतल, जमे हुए, गर्म या फिर ठंडे स्थानों पर। शीतल का अर्थ भी एक तरीके से ठंडा होता है। ठीक है, ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडा।
तो हमारा यहाँ आंसर होगा कि ऊंट कैसे स्थानों पर होते हैं, जहाँ गर्मी होती है, जो शुष्क स्थान होते हैं, जहाँ सूखा होता है। ठीक है, तो हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गर्म। चलिए तीसरा है, यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें खालिस्तान दूध मिलता है। ऑप्शन है हमारा बहुत कम, कम, थोड़ा, बहुत सारा। तो जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि अगर यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है, तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा घ पाठ बहुत सारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 4, यह खालिस्तान है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। ठीक है, अब हमें खालिस्तान यहाँ पर भरना है। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, आवश्यक, अनावश्यक, अनपेक्षित, गैर जरूरी। तो देखिए हमने यहाँ पढ़ा है आवश्यक, अब हमने यहाँ पढ़ा था इधर जरूरी है, यह जरूरी है। ठीक है, तो ये जो जरूरी शब्द है उसी का समानार्थी शब्द आ गया आवश्यक। तो जो आवश्यक है और गैर, ये जो जरूरी शब्द है, इन दोनों का अर्थ एक जैसा होता है, तो ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि शुद्ध होना चाहिए, वो जरूरी होता है कि दूध शुद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर जरूरी शब्द तो नहीं आया, लेकिन जरूरी शब्द का समानार्थक शब्द आ गया आवश्यक। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा क भाग, आवश्यक। ठीक है, अगला है, हानि का अर्थ है खालिस्तान के समान है। हानि का अर्थ खालिस्तान के समान है। लाभ, मरम्मत, क्षति, स्थिर। अब लाभ मतलब फायदा, ठीक है, और मरम्मत मतलब किसी भी चीज को रिपेयर करना, फिर से ठीक ठाक करना। स्थिर मतलब जो एक जगह डटा हुआ होता है। अब क्षति जो है, क्षति मतलब नुकसान। ठीक है, तो यहाँ पर हानि का अर्थ भी नुकसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो समानार्थी शब्द आ गया क्षति। हानि और क्षति मतलब एक ही अर्थ होता है इन दोनों का। ठीक है, हानि शब्द का अर्थ क्या निकलेगा, क्षति। जब कोई नुकसान हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्षति और हानि। चलिए हमारा अगला गद्यांश है, एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। ठीक है, वहां हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम, आप देखिए कृत्रिम शब्द का अर्थ होता है बनावटी, आर्टिफिशियल, या जो चीज मैन मेड होती है जिसको मनुष्य बनाते हैं। ठीक है, वो होता है कृत्रिम। फल, कृत्रिम फल, अब फल आपको पता है खाने की वस्तु होती है, फल और सब्जियों, कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। आकर्षित करना मतलब एक तरीके से ध्यान खींचना। ठीक है, जब हमारा ध्यान किसी एक चीज की तरफ बार बार जा रहा है, मतलब वो चीज हमारा ध्यान आकर्षित कर रही है। ठीक है, तो वहां पर वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या देखे, कृत्रिम फल और सब्जियां देखी। कृत्रिम मतलब बनावटी चीजें, इन चीजों को देखा, और इन चीजों को देखकर इनका ध्यान जो उनकी तरफ बार बार जा रहा था, उन्हीं की तरफ था। हमने वहां ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, उत्तम मतलब बहुत ही अच्छे, सबसे अच्छे, आकार मतलब उसकी उनकी जो शेप होती है, रंग के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की। प्रशंसा मतलब बड़ाई करना। ठीक है, जब आपके गुणों के लिए आपकी बड़ाई की जाए, आप ठीक है, आपको शाबाशी दी जाए, तो वो आपकी प्रशंसा होती है। अब यहाँ बताया गया कि वो कृत्रिम फल सब्जियां क्या क्या थे, सेब, संतरे, टमाटर, इस तरह के थे। अब उनको देखकर असली और इन कृत्रिम मतलब उन नकली में भी अंतर करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, उनके लिए। चलिए अब ये हमने इसको पढ़ा, अब हम इसके प्रश्नों को हल करते हैं। कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के खालिस्तान बनाए, आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मेज और कुर्सियां, फल और सब्जियां, खिलौने और बर्तन, गुल्लक और गेंद। चलिए अब देखो, अब यहाँ हमने पढ़ा था कि कुछ परिवारों ने क्या बनाए थे, चिकनी मिट्टी के यहाँ पर
कृत्रिम फल और सब्जियां, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा है पार्ट ए, ठीक है। चलिए आगे है सॉरी, यहाँ पर हमारा आंसर दूसरा नहीं होगा। उन्होंने वहां पर चिकनी मिट्टी के चिकनी मिट्टी के बर्तन बनाए। तो यहाँ पर सॉरी, हमारा ये आंसर जो है नहीं, हमारा खैर जो आंसर है वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर खिलौने हैं और खिलौनों की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ बर्तन है। अगर यहाँ इस ऑप्शन में सिर्फ बर्तन लिखा होता तो हमारा ये ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पर खिलौने ऐड कर दिया गया तो हमारा ये आंसर कट जाएगा, ठीक है। गुल्लक और गेंद भी नहीं था, मेज और कुर्सियां भी नहीं, फल और सब्जियां हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पढ़ रहे हैं ना, किसी परिवार के बनाए, उन्होंने बनाए थे वो, ठीक है। चलिए, हम मुश्किल से ही खालिस्तान फलों और असली में अंतर कर सके। चलिए, मुश्किल से, अब प्राकृतिक, कृत्रिम, मूल, यथार्थ। देखिए, अब प्राकृतिक होता है जो नेचुरल तरीके से, मतलब जो चीजें भगवान ने हमें प्रदान की है, प्रकृति जो हमें चीजें देती है वो प्राकृतिक होती है। कृत्रिम मतलब बनावटी होती है, आर्टिफिशियल होती है। मूल भी असली होता है, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से हो। और यथार्थ मतलब वास्तविक, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि हम मुश्किल से ही खालिस्तान फल और असली में अंतर कर सके। तो अब हमें ये बताना है हमने इसमें क्या पढ़ा है, ठीक है। तो असली तो ये आ गया यहाँ पर, और ये कृत्रिम, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, है कृत्रिम, ठीक है। चलिए, ऐसे शब्द खालिस्तान है। अब जो ऐसे शब्द दे रखा है, ऑप्शन के आधार पर हमें बताना है कि ये शब्द क्रिया है, क्रिया विशेषण है, या फिर विशेषण है, या फिर समुच्चय बोधक है, ठीक है। तो हम जैसे हमने पढ़ा इधर, या ये जो ऐसे शब्द हैं, ये ना तो क्रिया है, ना क्रिया विशेषण है, और ना ही समुच्चय बोधक है। हमारा आंसर होगा विशेषण, ठीक है। अब विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। अब जैसे हम यहीं से ले लेते हैं, जो टमाटर शब्द है वो एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। अब टमाटर के साथ में जोड़ दूं उसका लाल रंग, लाल टमाटर, ठीक है। तो टमाटर की विशेषता कौन बता रहा है, ये लाल रंग, ठीक है। तो लाल शब्द क्या हुआ, इसको हम कहेंगे विशेषण, ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये समुच्चय बोधक शब्द जो है, ये क्या होते हैं, दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। जो शब्द दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उसको हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे और, किंतु, इसलिए, ठीक है। ये शब्द क्या होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। और जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण। अच्छा, क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताए, ऐसे विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे चलना शब्द है क्रिया, चलना शब्द क्या है, क्रिया। अब इस क्रिया की विशेषता क्या होगी, धीरे चल, धीरे, ठीक है। अब जैसे चलना शब्द क्या है, क्रिया। अब इस क्रिया के साथ हमने जोड़ दिया धीरे, तो ये धीरे शब्द क्या बना, क्रिया विशेषण। क्यों, क्योंकि ये जो धीरे शब्द है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। खालिस्तान भेद का समानार्थी है। समानार्थी मतलब जो समान अर्थ दे, एक जैसा अर्थ दे, जो पर्यायवाची होता है, ठीक है। और किसका बताना है, भेद, ठीक है। तो भेद का हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा अंतर, ठीक है। अंतर करना, भेद करना, तो ये इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। प्रत्येक का वही अर्थ है जो खालिस्तान का है, ठीक है। अब प्रत्येक शब्द का अर्थ पूछा गया है कि इसमें से क्या हो सकता है, विशिष्ट, सटीक, हरेक, कुछ। तो देखिए प्रत्येक शब्द,
का जो सही अर्थ है वो बनेगा हमारा हर एक। ठीक है, मतलब हर एक, इस प्रत्येक शब्द का सही अर्थ होगा। चलिए आगे है हमारा अगला गद्यांश शुरू हो गया है। यह रविवार का दिन था, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था, हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। छपाक, अब ये देखो, ये पानी में आवाज आती है, जब भी पानी में कोई चीज फेंकी जाती है या गिराई जाती है तो पानी से जो आवाज आती है वो छपाक की आवाज होती है। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखें थी, मतलब पानी में बतखें तैर रही थी। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा, मतलब वो पानी तालाब के अंदर कूदा और वहां पर उसने तैरना शुरू किया। अचानक उसने जोर की आवाज सुनी और पानी छितर गया। ठीक है, मतलब पानी जो है हट गया, थोड़ा थोड़ा इधर उधर, जैसे पानी हिलने, जब भी पानी में कुछ गिराया जाता है तो पानी इधर उधर कि पानी के अंदर जो लहरें उठने लगती हैं। ठीक है, उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे दिखाई नहीं दिया। गोता लगाना मतलब पानी के अंदर डुबकी लगाना। ठीक है, उसके अंदर कूद जाना पानी के अंदर। चलिए अब हमारे प्रश्न हैं, प्रश्नों को देखते हैं। हरीश पार्क में अपने खालिस्तान के साथ खेल रहा था, तो हमने यहाँ पढ़ा था कि मित्रों के साथ। ठीक है, तो हमारा यहाँ आंसर गया हो जाएगा, मित्रों के साथ खेल रहा था। दूसरा प्रश्न है, हरीश खालिस्तान तालाब में कूदा। ठीक है, हम ऑप्शन देखते हैं, तैरने के लिए, बतखों का पीछा करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए या स्नान करने के लिए। तो हम यहाँ देखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा तैरने के लिए। ठीक है, तैरने के लिए। चलिए तीसरा प्रश्न है, मौसम खालिस्तान था, गर्म था, थोड़ा गर्म था, बहुत ठंडा, ठंडा और वर्षा वाला। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा जो है थोड़ा गर्म। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, तालाब में और कौन था। कुछ बत्तखें, दो लड़के, हरीश के मित्र, मछुआरे। तो हमने यहाँ पढ़ा है कि पानी में कुछ बत्तखें थी। ठीक है, तो वहां पर कुछ बत्तखें भी थी। गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसे खालिस्तान का है, मतलब अर्थ पूछा गया है। ठीक है, इसका समानार्थ पूछा गया है, समानार्थी शब्द। फिसलना, गिर जाना, कूदना, चढ़ना। ठीक है, तो गोता लगाना का सही अर्थ क्या बनेगा हमारा यहाँ, कूदना। ठीक है, चलिए अगला गद्यांश है हमारा, सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, जो सांप है, आपको पता है वो एक रेंगने वाला जीव है, वो जमीन पर रेंग के चलता है। ठीक है, इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियां और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। अब जिस तरह से सांप रेंग के चलता है, उसी तरह मगरमच्छ, छिपकलियां और जो कछुए हैं वो भी रेंग कर चलने वाले प्राणी हैं। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते, मतलब जो सांप है वो ठंडी जगह पर नहीं रह सकते। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। दृष्टि मतलब देखने की जो शक्ति होती है, आंखों से देखने की शक्ति, अब वो इनकी कमजोर होती है सांपों की। ठीक है, क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। अब देखो, जो इंद्रियां होती है वो जैसे हमारी जो सेंस ऑर्गन होती है ना, उनको कहा जाता है, जैसे हमारी आंख है, नाक है, कान है, जीभ है और हमारी स्किन, उनको इंद्रियां कहा जाता है। ठीक है, अब जो इसमें सांप के बारे में बताया गया कि वो क्षति से बचने, मतलब नुकसान से बचने के लिए, खतरे से बचने के लिए और अपना भोजन पाने के लिए वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। ये उनके बारे में एक अजीब बात बताई गई है
कि जो सांप है वो अपनी जीभ से सूंघते हैं, ठीक है। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी शल्कों से ढका रहता है। मतलब जैसे शरीर किससे बनता है, सेल से बनता है, कोशिकाओं से बनता है। तो जो कोशिकाओं की परत होती है, उन परतों के जो छोटे छोटे खंड होते हैं, टुकड़े होते हैं, उन्हीं से क्या होता है, उनसे ढका रहता है, ठीक है। शल्क होते हैं मतलब टुकड़े या छोटे छोटे जो खंड होते हैं, मतलब सेल की परत जो होती है, सेल से बने जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनसे उसका शरीर ढका रहता है। जो आपको बाहरी परत जो दिखाई देती है उसी को बोला गया है, वो शल्कों से ढके रहते हैं। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है। मृत मतलब मरी हुई, डेड, ठीक है। चमड़ी मतलब स्किन या खाल। तो जो सांप होते हैं वो वर्ष में कई बार अपनी जो ऊपरी स्किन होती है, जो ऊपरी खाल होती है, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और जब वो छोड़ते हैं, उस स्किन को निकालते हैं, उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं। तो जो उसके शरीर की सेल्स होती हैं वो तुरंत ही नई सेल्स मतलब नई स्किन बना देती है, एक बाहरी परत बना देती है, जो सांप की सुरक्षा, सॉरी, सांप को, यहाँ पर को आ जाएगा, जो सांप को सुरक्षा देती है, मतलब उसकी रक्षा करती है, ठीक है। चलिए अब इसके प्रश्न है। सांपों को खालिस्तान कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है, देखिए पढ़ते हैं हम। छिपकली, शल्क, रेंगने वाला, कछुआ। तो हमने यहाँ पढ़ा है कि सांप को जो है रेंगने वाला प्राणी कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रेंगने वाला। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते, तो हमने पढ़ा है यहाँ पर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बर्फ से जमे, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा स्थानों में, ठीक है। जो बर्फ से ढके रहते हैं, बर्फ से ढके स्थानों पर, ठीक है। ये हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा इसका। तीसरा है सांपों का की खालिस्तान कमजोर होती है। तो अब हमें बताना है सूंघने की जो शक्ति है वो, ठीक है, या सुनना, स्पर्श बोध में, या दृष्टि में, ठीक है। जो हमने यहाँ पढ़ा है, देखिए अब हमने पढ़ा था इसमें कि जो सांप की कौन सी शक्ति कमजोर होती है, कौन सी इंद्री कमजोर होती है, तो देखने की जो शक्ति है उसकी दृष्टि कमजोर होती है। तो हमारा ये घ आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। खालिस्तान सांप को चोट लगने से बचाती है। जीभ, शल्क, मृत चमड़ी, या फिर नाक। तो हमने पढ़ा था जो शल्क होती है वो एक ऊपरी परत बनाती है उसकी, है ना, जिससे वो किसी भी खतरे या चोट से बच सकता है। तो हमारा आंसर शल्क हो जाएगा ये। चलिए प्रश्न नंबर 5 है। जीवित रहना शब्द का अभिप्राय खालिस्तान है। अभिप्राय मतलब अर्थ पूछा गया, इसका मीनिंग पूछा गया है, ठीक है। तो इसका अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, जीना। जीवित का चलना नहीं हो सकता, पलायन भी नहीं है, संबंधित होना भी नहीं है। तो इस जीवित रहना का सही अर्थ क्या बनेगा, जीना, ठीक है। चलिए तो ये हमारी आज की क्लास, आशा करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।